हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह आप बहुत ही बेहतर होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, तो बेटा आज हमारा जो फोर्थ क्लास है, चौथा क्लास है ग्रेविटेशन चैप्टर का। और आपको याद होगा कि एक क्लास पहले मैंने 2 क्वेश्चंस पर छोड़ा था आपको। एक क्वेश्चन था अर्थ और मून को लेकर, याद है ना? नहीं याद है? हाँ, याद होना चाहिए आपको। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो था क्या बेटा? बोल दो, बोलो बोलो। सेव को लेकर। याद आ रहा है कि न्यूटन जी जो थे वो अपने कमरे में बैठे थे और खिड़की के सामने जो सेव का पेड़ था वहां से एक सेव गिरता है और फिर वो सोचने लगते हैं कि सेव जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना? अब देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या था कि एप्पल जो है, एप्पल इज अट्रैक्टेड बाय द ग्राउंड। एप्पल जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। कौन उसको अट्रैक्ट कर रहा है? तो ग्राउंड अट्रैक्ट कर रहा है, ग्राउंड उसको अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्या ग्राउंड इज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द एप्पल? क्या एप्पल जो है ग्राउंड को भी खींच रहा है? क्वेश्चन यही था, ध्यान से, आराम से। क्या कि ग्राउंड जो है एप्पल को खींच रहा है, लेकिन क्या एप्पल ग्राउंड को खींच रहा है, ग्राउंड को अट्रैक्ट कर रहा है? बात समझ में आ रही है ना? तो चलो आज इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम लोग एक लॉ पे चलेंगे, न्यूटन जी का ही थर्ड लॉ। अगर आपको ठीक ठाक याद हो तो हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूटन के थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं। और न्यूटन के थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन के थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। क्या बोल रहे हैं हम? हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ग्राउंड सेव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो सेव को भी ग्राउंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहिए, हाँ कि ना? इसी का तो मतलब हुआ ना, इक्वल एंड ऑपोजिट। बात समझ में आ रही है ना? कि अगर ग्राउंड सेव को अपनी ओर खींच रहा है तो सेव को भी किसको खींचना चाहिए? ग्राउंड को खींचना चाहिए। इसका मतलब ग्राउंड भी सेव की तरफ अट्रैक्ट होता है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ इस बात की इजाजत देता है। न्यूटन का थर्ड लॉ इस बात को क्लियर करता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा न्यूटन के सेकेंड लॉ में। तो इसको इरेज करते हैं बेटा। चलो, तो हम चलेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ में, जहां हमको मिलेगा इसका आंसर। चलो, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था? न्यूटन का सेकेंड लॉ था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या था बेटा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से हमको क्या मिलेगा? यहां से अगर इस मास को, ये जो मास है, अगर हम इक्वल टू के इधर लाएं तो होगा कि नहीं होगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एम। क्लियर हो गई? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ बेटा कि एक्सीलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? मास का। ध्यान से, एक्सीलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? है मास का, हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? देखो, 2 चीजें होंगी। एक तो होगी प्रोपोर्शनल, अगर हम ऐसे लिखें कि एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का, और एक जो है एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास का। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो इसका मतलब होता है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ध्यान से बिट्टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं वल्ले वल्ले। क्या बोलते हैं बेटा? वल्ले वल्ले। वल्ले वल्ले का मतलब एक अगर बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो इसका मतलब क्या होता कि मास अगर बढ़ता तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता, हाँ कि ना? बोल, मास अगर बढ़ता तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता, लेकिन यहां ऐसा है नहीं।
यहां ऐसा है नहीं, यहां पर क्या है, यहां पर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। और कैसे कैसे आया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये तो सेकेंड लॉ है। और एम को अगर हम इधर लाए तो एफ अपॉन एम हो गया, और इज इक्वल टू क्या बचा, एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, 1 अपॉन एम का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास बढ़ा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर एक्सेलरेशन बढ़ा तो उसका मास कम होगा। हां कि ना, पक्का, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो, अब क्या था, अगर हम एप्पल की बात करें और अर्थ की बात करें, ग्राउंड की बात करें, तो एप्पल का मास क्या है, अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ की तुलना में बहुत कम है। हां कि ना, जो एप्पल का जो मास होगा वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। ठीक है, तो जब मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बिट्टू, ज्यादा होगा, और एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो इसलिए हमको क्लियरली दिखता है कि एप्पल तेजी से नीचे की ओर गिरा, क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर ग्राउंड की बात करें तो अर्थ का जो ग्राउंड है उसका मास अगर एप्पल से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है। हां कि ना, बिल्कुल, जो ग्राउंड है उसका मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अगर मास ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, और चूंकि बहुत ज्यादा है तो बहुत कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन इतना एक्सेलरेशन इतना ज्यादा कम है, इतना ज्यादा कम है कि ना तो उसको हम देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर हो रही है कि नहीं बात, कॉन्सेप्ट की बात है, क्लियर हो रही है कि नहीं। तो आंसर आपको मिल गया होगा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, कि एप्पल जो है वो ग्राउंड की तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है, ग्राउंड उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ग्राउंड जो एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो एप्पल भी ग्राउंड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन एक्सीलरेशन इतना कम है, इतना कम है कि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एप्पल सीधा सीधा ग्राउंड की तरफ जा रहा है, हमको दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि एप्पल का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। क्लियर हो गई ना बेटा, एकदम आराम से देखो, आराम से समझ में आएगा बेटा। रटना नहीं, जीवन में रटना नहीं, बहुत कम चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं याद करने के लिए, बहुत कम चीजें, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, मैथमेटिक्स हो, बहुत कम चीजें होती हैं जहां पर कुछ कुछ याद करने की चीजें होती हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। मैक्सिमम चीजें आपको समझनी होती हैं, खास करके जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तब। तो इसीलिए हर चीज को कॉपी में नोट डाउन करो बेटा, हर चीज को कॉपी में नोट डाउन करो, डायग्राम ड्रॉ करो, और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी किसी भी तरह का अगर इसमें कोई डाउट आए, हम हैं, तन्मय सर आपके हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, चलो, थैंक यू।